नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर एक और नए सेक्शन के बारे में, सेक्शन 394, जो कि टीसीएस से रिलेटेड है। इस सेक्शन में टीसीएस के बारे में बात करेंगे, टीसीएस का रेट चार्ट भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, टीसीएस से बचने का तरीका क्या होगा, सारी डिटेल में बात करूंगा लिमिट रेट के बारे में। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं क्या करके। ये जो है लॉ की लैंग्वेज में रेट बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं रेट चार्ट लेके आया हूँ और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा अभी कि कौन कौन सी सिचुएशंस होगी अगर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इसका चार्जिंग सेक्शन 394 है। 394 के अंदर टीसीएस के बारे में बताया गया है और 394 के अकॉर्डिंग टीसीएस अप्लाई होगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। समझ में आया? तो टीसीएस कब अप्लाई होता है? टीसीएस अप्लाई होता है सेल या रिसिप्ट ऑफ मनी के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, जहाँ पे टैक्स बायर से कलेक्ट किया जाता है, बायर यानी खरीदने वाला जो है उससे, तो जो बेचने वाला होगा या जो पैसा रिसीव कर रहा होगा वो यहाँ पे टीसीएस काटेगा। समझ में आया? टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट समझना, कब टीसीएस काटा जाएगा। तो जब डेबिट हो रहा है बायर का अकाउंट या फिर या रिसीव्ड हो रही है मनी, उस टाइम पे टीसीएस काटा जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें से पहले होगा। एट द टाइम ऑफ डेबिट, अमाउंट डेबिट किया जाएगा बायर के अकाउंट में, या फिर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट अगर रिसीट हो रही है उस समय पे, या फिर अमाउंट डेबिट किया जा रहा है बायर के अकाउंट में, उसमें से जो भी पहले होगा टीसीएस काटा जाएगा। यानी आपने सेल का बिल बुक कर लिया या पैसा रिसीव कर लिया, इसमें से जो भी पहले हो गया उसके अकॉर्डिंग टीसीएस काटना होगा। यानी सेल का बिल जैसे ही बुक किया आपने, उसी समय आपको टीसीएस काटना होगा हैंड, तुरंत, या फिर पहले पैसा रिसीव हो गया तो तुरंत आपको टीसीएस काटना होगा। अब समझते हैं टीसीएस के रेट के बारे में और नेचर ऑफ रिसिप्ट के बारे में। कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट होगी जिसके ऊपर टीसीएस अप्लाई होगा। तो सेल ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एल्कोहलिक लिक्वर की अगर सेल होती है, यानी अल्कोहल बोले तो बेसिकली शराब की सेल हो रही है, वाइन की सेल हो रही है, तो उस केस में टीसीएस काटा जाएगा। कौन काटेगा? सेलर काटेगा। हमेशा टीसीएस सेलर काटेगा, बायर नहीं काटेगा। तो सेलर काटा जाएगा, सेलर काटेगा बायर का टीसीएस। तो जब सेल होगी एल्कोहलिक लिक्वर तो टीसीएस काटा जाएगा जिसका रेट 1% है। ठीक है। तेंदुलीव की सेल होगी तो उस केस में टीसीएस काटा जाएगा जिसका रेट 5% है। टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सेल होगी तो उसमें भी टीसीएस काटा जाएगा जिसका रेट 2% है। स्क्रैप की सेल होगी तो टीसीएस काटा जाएगा जिसका रेट 1% है। मिनरल्स, कोल, लेजिनाइट, आयरन, इनकी अगर सेल हो रही है तो 1% टीसीएस काटा जाएगा। सेल कंसिडरेशन अगर एक्सीड हो रही है 10 लाख से ज़्यादा मोटर व्हीकल के अंदर या नोटिफाइड गुड्स के अंदर, तो 1% टीसीएस काटा जाएगा। समझना, अगर व्हीकल परचेज कर रहे हो आप, 10 लाख से ऊपर की व्हीकल है या फिर नोटिफाइड गुड्स है, तो उस केस में भी टीसीएस काटा जाएगा जो कि 1% का टीसीएस है। ठीक है, अगर वैल्यू 10 लाख से एक्सीड हो जाती है तो जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। नोटिफाइड गुड्स की अभी लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर नोटिफाइड करती है गुड्स कि भाई इस गुड्स पे भी एप्लीकेबल है टीसीएस, तो उस समय इन फ्यूचर टीसीएस काटा जा सकता है। फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस, फॉरेन रेमिटेंस है यानी फॉरेन से इनवर्ड रेमिटेंस हो रही है, एलआरएस के अंदर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो होती है उसके अंदर 10 लाख से एक्सीड होगी तो उस केस में 5% का टीसीएस काटा जाएगा एजुकेशन और मेडिकल के लिए है, तो अदर केस में 20% का। ठीक है। ओवरसीज टूर पैकेज है, उस केस में अप टू 10 लाख रुपीज तक 5% का टीसीएस, 10 लाख से ऊपर है तो 20% का टीसीएस काटा जाएगा।
यानी ओवरसीज टूर पैकेज 10 लाख रुपए तक पे तो 5% है, और 20 से ऊपर है तो 10 लाख का होगा। अभी टीसीएस के जो रेट घटे हैं ना, इस न्यू बजट में टीसीएस का रेट टूर पैकेज पे घटा है, तो उसका रेट अगले साल से अप्लाई होगा। पहले जो भी फाइनेंस बिल के अंदर पास हुआ है इस साल, वो पहले फाइनेंस बिल बनेगा, फिर प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे, फिर जाके फाइनेंस एक्ट बनेगा, फिर वो अगले साल से एप्लीकेबल होगा। तो जो इस साल चेंज हुआ है बजट के अंदर, टीसीएस का जो रेट रिड्यूस किया है टूर पैकेज वगैरह पे, ओवरसीज टूर पैकेज पे, तो वो अगले साल से एप्लीकेबल होगा। अभी इस साल से तो यही रेट चलेगा। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वायरिंग, इन सब पे 2% का टीसीएस काटा जाएगा। समझ में आया? अब एक्सेप्शन समझ लो। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया एक्सेप्शंस, ये है सबसेक्शन 2। ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंदर हमने पढ़ा टीसीएस का रेट चार्ट। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। यहाँ बोलते हैं कि 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, यानी ये 1 नंबर सीरियल, ये 1 नंबर सीरियल से 5 नंबर सीरियल्स तक, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक। नहीं समझ में आए, वीडियो को पीछे वेक करके एक बार देख लेना। 1 से 5 तक जितने भी बताए मैंने, इनके ऊपर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है? पहला, रेजिडेंट है इंडिया में बंदा। दूसरा, डिक्लेरेशन देता है इन रिटर्न कि मेरा टीसीएस मत काटो। तीसरा, अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, पावर जनरेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, नॉट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज हो रहा है, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन या पावर जनरेशन में, तो उस केस में टीसीएस नहीं काटना होगा अगर वो डिक्लेरेशन देते हैं तो। लेकिन डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा कराना पड़ेगा, मतलब अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा कराना पड़ेगा डिक्लेरेशन। तो उस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताया गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, पावर जनरेशन कर रहे हो, उस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, बस आपको रिटर्न डिक्लेरेशन देना है। फिर उसके बाद 4th पॉइंट में बात करें स्पेशल केस जहाँ पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। एलआरएस रेमिटेंस में टीसीएस अप्लाई नहीं होगा अगर टीसीएस ऑलरेडी ओवरसीज टूर पैकेज पे कटा हुआ है। लोन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है एजुकेशन के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, टीसीएस अप्लाई नहीं होगा 7वें और 8वें नंबर पे। 7वें नंबर का टीसीएस, 8वें नंबर का टीसीएस अप्लाई नहीं होगा अगर बायर का ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है अदर प्रोविजन में। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला था, देखो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो बोल रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में लिखा हुआ है या स्टेट फॉरेस्ट लॉ में लिखा हुआ है वही सेम मीनिंग है। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझो कि टीसीएस कैसे लगाया जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, स्क्रैप सेल की, स्क्रैप की सोल्ड वैल्यू 2 लाख रुपए है, इस पे टीसीएस 1% लगेगा, यानी बायर को जो स्क्रैप खरीद रहा है उसको 2,02,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेलर को 2,02,000 रुपये रिसीव होगा, जिसमें से 2,000 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। यानी सेलर को क्या करना है? सेलर को अपने बिल पे 2 लाख की टैक्सेबल वैल्यू यानी सेल वैल्यू और 2,000 का टीसीएस वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। उतने का बिल काट के देंगे बायर को, तो बायर पूरी पेमेंट करेगा उसके हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 2 में समझो, मोटर व्हीकल कार सेल किया 15 लाख रुपए का, तो चूंकि 10 लाख रुपए की अमाउंट क्रॉस हो गई, बताया था भाई 10 लाख की लिमिट है, तो उस केस में 1% का टीसीएस फुल अमाउंट पे यानी 15,000 रुपए का टीसीएस काटा जाएगा। यानी बायर कार डीलर को 15,15,000 रुपये पे करेगा, 15,000 रुपये कार डीलर गवर्नमेंट को जमा करा देगा टीसीएस। फॉरेन रेमिटेंस, एग्जाम्पल नंबर 3, फॉरेन रेमिटेंस हुआ है एजुकेशनल पर्पज से, तो रेमिटेंस अगर 12 लाख का है तो 5% टीसीएस यानी 60,000 रुपये का टीसीएस जमा कराना पड़ेगा। 12 लाख में से 60,000 गवर्नमेंट को आपको जमा कराना पड़ेगा। ओवरसीज टूर पैकेज पे पैकेज 8 लाख रुपए का है तो उस केस में 5% का टीडीएस, क्यों? क्योंकि 10 लाख से कम है ये, तो 5% का टीडीएस यानी 40,000 रुपये का टीसीएस बनेगा। तो टूर की जो पैकेज वैल्यू हो जाएगी वो 8,40,000 रुपये होगी। यानी जब आप पैकेज खरीदोगे टूर पैकेज तो 8,40,000 रुपये करना पड़ेगा। 40,000 रुपये
गवर्नमेंट के अकाउंट में, यानी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। बाद में जब आईटीआर फाइल करोगे तब इसको क्लेम कर सकते हो। वहीं अगर आपका टूर पैकेज 15 लाख का है तो 20% का टीसीएस कटेगा, यानी 15 लाख का टूर पैकेज आपका 20% टीसीएस निकालोगे 3 लाख आए, यानी ये 18 लाख का टूर पैकेज बन जाएगा। यानी टूर एजेंसी को 18 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और जब आप आईटीआर करोगे तो उसका क्लेम ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्जेम्पशंस क्या है, जैसे कोल परचेज किया 5 लाख रुपए से फैक्ट्री यूज के लिए, तो बायर जो परचेज कर रहा है अगर वो डिक्लेरेशन दे देगा तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? तो मैन्युफैक्चरर अगर डिक्लेरेशन दे देता है तो उसके ऊपर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टाइमली आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा, जो रेट बताया है उसके हिसाब से डिपॉजिट कराना होगा विद इन ड्यू डेट। ठीक है, जनरली 7 तारीख होती है, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी, क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, फिर टीसीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। बायर को बेनिफिट ये मिलेगा कि टीसीएस वो क्लेम कर सकता है आईटीआर फाइलिंग करते वक्त। 26AS और AIS में वो टीसीएस शो करेगा कि इतना आपका टीसीएस कट गया है, वो आप देख सकते हो, और आईटीआर जब फाइल करोगे तो उस समय उसका क्लेम कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ये है न्यू सेक्शन 394 नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीसीएस का रेट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।